हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स क्लास में। आज है 11 अप्रैल और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको एंड तक बने रहना है और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट वन इज On 8th April 2025, Prime Minister Narendra Modi and Dubai Crown Prince Sheikh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum held high-level talks in New Delhi to enhance the India-UAE comprehensive strategic partnership. Their discussions focused on defense cooperation, including a MOU for Coast Guard collaboration, trade, technology, space, and people-to-people ties. तो भाई 8 अप्रैल को न्यू दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मैक्टोम की बैठक हुई, जिसमें उन्होंने उच्च स्तरीय वार्ता की और उन्होंने दोनों देशों के आपसी सहयोग को और बेहतर बनाने के बारे में बातचीत की। और उनका जो डिस्कशन था वह डिफेंस कॉपरेशन, कोस्ट गार्ड कोलैबोरेशन, MOU, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, स्पेस एंड पीपल टू पीपल टाइज पर केंद्रित है। ओके, नेक्स्ट, Government will hold a crucial presidential election on 12th April 2025, marking a key step in its transition from military to civilian rule after the August 2023 coup that ended the 56-year Bongo dynasty. Brice Oligui Nguema, the Janta chief and front runner, is contesting as the candidate of the people, having suspended his military duties under a new electoral code adopted in January 2025. तो भाई 12 अप्रैल यानी कि कल गबन में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन होने जा रहा है। जैसा कि अगस्त 2023 में यहाँ पर तख्ता पलट हुआ था, जिसमें 56 साल की बोंगो डायनेस्टी को खत्म कर दिया गया था और यहाँ पर अब मिलिट्री रूल की जगह अब सिविलियन रूल चलने वाला। ओके, वही ब्रिस ओलिगुई नगुएमा जो कि जनता चीफ और फ्रंट रनर है, उनको वे एज ए कैंडिडेट ऑफ द पीपुल कंटेस्ट करने वाले हैं, जिनको अकॉर्डिंग टू न्यू इलेक्टोरल कोड, जिसे कि जनवरी 2025 में अडॉप्ट किया गया था, उसके अकॉर्डिंग उन्हें मिलिट्री ड्यूटीज से सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर नया इलेक्टोरल कोड लगने वाला था। ओके, आप सभी को कमेंट सेक्शन में गबन का कैपिटल बताना है। ओके, नेक्स्ट, The Reserve Bank of India has launched its official and verified WhatsApp channel as part of the RBI कहता है campaign to promote financial literacy, digital safety and fraud prevention. This initiative delivers real-time financial updates, enhances digital trust and ensures inclusive outreach by tapping into WhatsApp's vast user base, especially in rural and remote areas. तो भाई RBI ने अपना एक ऑफिशियल और वेरीफाइड व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है, जो कि आरबीआई कहता है कैंपेन का ही पार्ट है। इससे फिनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल सेफ्टी और फ्रॉड प्रिवेंशन को प्रमोट किया जाएगा। यह रियल टाइम फिनेंशियल अपडेट्स देगा और डिजिटल ट्रस्ट को और बेहतर बनाएगा और बहुत ही बड़े पैमाने पर लोगों की पहुंच को सुनिश्चित करेगा, खासकर रूरल और रिमोट एरियाज के लोगों तक। ओके, नेक्स्ट, The Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee, led by Governor Sanjay Malhotra, has unanimously reduced the repo rate by 25 bps to 6%. The SDF rate is now 5.7% and the MSF rate is 6.25%. The MPC also announced several measures, including enabling securitization of stressed assets and revising UPI transaction limits. GDP growth projections for financial year 26 were lowered to 6.5%, while CPI inflation projections for financial year 26 were reduced to 4%. तो भाई आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसे कि आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने लीड किया, उन्होंने बहुत सारे रेट्स में बदलाव किए हैं, जैसे कि रेपो रेट को 25 बीपीएस रेड्यूस करके अब 6% कर दिया गया है। एसडीएफ रेट 5.75% है। एमएसएफ रेट 6.25% है
वही उन्होंने और भी बहुत सारे अनाउंसमेंट किए, जैसे कि स्ट्रेस एसेट्स के सिक्योरिटाइजेशन और ट्रांजैक्शन यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट को रिवाइज करना। वही उन्होंने जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 6.5% प्रोजेक्ट किया, और सीपीआई इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन 4% कर दिया गया है। आप सभी ये सब इम्पोर्टेंट है, रेट्स वगैरह याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट। Reserve Bank of India authorized NPCI to revise UPI person to merchant transactions limits, allowing greater flexibility for evolving user needs and merchant use cases, while keeping the P2P limit unchanged at 1 lakh. P2M transactions in sectors like education, healthcare, and credit card bill payments now permitted up to 2 to 5 lakh. The move supports fintech innovation and digital payment adoption with risk safeguards in place. जैसा कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने यूपीआई लिमिट्स में फेरबदल के लिए भी कुछ अनाउंसमेंट किए हैं, तो यह उसी से रिलेटेड है। और यहाँ पर आपको बता दें कि आरबीआई ने एनपीसीआई को ऑथराइज किया है यूपीआई पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजेक्शन लिमिट को रिवाइज करने के लिए। ओके, वही P2P यानी कि पर्सन टू पर्सन लिमिट अनचेंज रहेगा। ओके, पर्सन टू पर्सन लिमिट अनचेंज रहेगा। ये 1 लाख पहले भी था और अभी भी यह 1 लाख ही रहने वाला। ओके, वही पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजेक्शन कुछ सेक्टर्स में जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स में अब परमिटेड है 2 से 5 लाख ट्रांजेक्शन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट। S. Ambujamal, born into a prestigious Iyengar family in Madras, overcame early struggles including emotional neglect and unwanted birth and a troubled marriage to become a prominent Gandhian and social reformer. Her autobiography, Nanakanda Bharatam, translated as The India I Saw, chronicles her journey through India's freedom movement and her commitment to women's welfare. तो भाई S. Ambujamal की ऑटोबायोग्राफी नान कांडा भारतम को ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में, जिसका नाम है द इंडिया आई शॉ। एस अंबुजामल की बात करें तो वह एक एंगर फैमिली, मद्रास के एंगर फैमिली में उनका जन्म हुआ था 1899 में। उन्होंने अपने लाइफ के शुरुआती दौर में बहुत सारे संघर्ष किए, जैसे कि इमोशनल नेग्लेक्ट एंड अनवांटेड बर्थ एंड ए ट्रबल्ड मैरिज। बाद में वो जाकर एक गांधीवादी और एक समाज सुधारक बनी। वही सब उनकी इस बुक में वही सब उनकी जर्नी को प्रेजेंट किया गया है, जैसा कि वो उनकी इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में और विमेंस वेलफेयर में उनकी जो भी भूमिका रही उसको इस बुक में एक्सप्लेन किया गया। ओके, नेक्स्ट। वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन April 10th to honor the birth of Dr. Christian Friedrich Samuel Hahnemann, the founder of homeopathy. This date promotes awareness of homeopathy's contributions to holistic healthcare, emphasizing its principles of like, curse, like, where diluted substances from plants, minerals, and animals are used to treat illness. तो भाई 10 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेट करते हैं, और यह क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनमैन जो कि होम्योपैथी के फाउंडर थे, उनकी यह बर्थ डे होती है। ओके, उन्हीं को हम लोग सम्मान देने के लिए यह डे सेलिब्रेट करते हैं। यह डे होम्योपैथी के कंट्रीब्यूशन, हेल्थ केयर में कंट्रीब्यूशन को प्रमोट करता है। ओके, और यह दिन होम्योपैथी के प्रिंसिपल पर जोर डालता है, जो कि लाइक, इसका प्रिंसिपल है लाइक, कर्स, लाइक, जहाँ पर प्लांट्स, मिनरल्स, एनिमल्स से जो भी डाइल्यूटेड सब्सटेंस निकाले जाते हैं उनको बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट। दादी रतन मोहिनी, born Lakshman, March 25th, 1925 in Hyderabad, Sindh,
now in Pakistan. Passed away at age 100 on 8th April 2025 in Ahmedabad. As the Chief Administrator of the Brahma Kumaris since 2021, she succeeded Dadi Janki after her passing in 2020. A global spiritual leader, Dadi Ratan Mohini represented the Brahma Kumaris at the World Peace Conference in 1954 and traveled extensively to promote peace values, spiritual consciousness. तो भाई दादी रतन मोहिनी जो कि ब्रह्म कुमारीज की चीफ एडमिनिस्ट्रेटर थी, उनकी डेथ हो गई है। वह उनकी उम्र 100 साल थी और वह 2020 में दादी जानकी के जाने के बाद 2021 से ब्रह्म कुमारीज की चीफ एडमिनिस्ट्रेटर के पद पर थी। वह एक ग्लोबल स्पिरिचुअल लीडर रही और उन्होंने जब 1954 में वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस हुआ था, तब उन्होंने ब्रह्म कुमारीज को रिप्रेजेंट भी किया था। ओके, तो भाई आज की क्लास में बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।